आप उनसे बहुत नफरत कर सकते हैं। So that's a really stupid analogy that you're saying. So ஜக்கி வாசுதேவுக்கு பேசுறதுக்கு என்ன தகுதி? சுய விளம்பரத்துக்காகவும் அரசியலுக்காகவும் இவங்களோட சுய முக்கியத்துவம் இவங்கெல்லாம் ஒட்டுண்ணிகள், இவங்கெல்லாம் லீச்சஸ், இவங்கெல்லாம் பாரசைட்ஸ். ஃப்ராட் போய் மாதிரி தாங்க தெரியுறான் பார்த்தா அப்படின்ட்டு. Sadhguru is not a leader. He's a money-making machine. Okay? आप उनसे बहुत प्यार कर सकते हैं। He's gone. Sadhguru, ladies and gentlemen. Sadhguru. Sadhguru. really, Yeah, he seems very wise and very legit and big. लेकिन आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। सदगुरु अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, जिसके कारण वे अपने समकालीन गुरुओं से आगे निकल जाते हैं। पूरी दुनिया में उनकी फॉलोइंग है। सभी गुरुओं की तरह उनके भी बड़े बड़े राजनीतिक संबंध हैं। उनकी यूथ में अपनी फैन फॉलोइंग है। सदगुरु बोलने का साहस रखते हैं कि उन्होंने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। इसके लिए वे लगातार आलोचनाओं का शिकार भी होते हैं। I have not read the Gita, so I really have not. I'm sorry because विवादों से सदगुरु का पुराना नाता है। हाल ही में 150 लोगों से बनी पुलिस टीम ईशा फाउंडेशन के कोयम्बतूर के वेलनगिरी आश्रम में रेड करती है और इसके साथ ही एक बार फिर से विवादों में घिर जाते हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव और उनका ईशा फाउंडेशन। 150 police personnel have raided Sadhguru's Isha Foundation. On Monday, a battalion of 150 police officers led by an assistant deputy superintendent conducted a search operation at the Isha Foundation's ashram in Kondamuttur, Coimbatore. तो आखिर ऐसा क्या है कि विवाद सदगुरु का पीछा नहीं छोड़ते? तो चलिए सबूतों और तथ्यों के आधार पर पड़ताल करते हैं कि सदगुरु सच में एक आध्यात्मिक गुरु हैं या कुछ और। एक रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर एस कामराज ने सितंबर 2024 में मद्रास उच्च न्यायालय में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की। इस याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी 2 बेटियों को ईसा फाउंडेशन ने आश्रम में अवैध रूप से बंदी बना लिया है। याचिका के बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने पुलिस को ईसा योग केंद्र में छापेमारी कर मामले की जांच करने का आदेश दिया। 1 अक्टूबर 2024 को 150 लोगों से बनी टीम ईसा फाउंडेशन के कोयम्बतूर के वेलनगिरी आश्रम में रेड करती है। इस रेड के दौरान पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जो यह प्रूफ करे कि दोनों लड़कियों को अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है। दोनों लड़कियों ने यह बयान पुलिस के सामने दिया और आश्रम से जाने से मना कर दिया। इसके बाद पुलिस ने यह जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट कर दी, लेकिन इसके बाद भी हाईकोर्ट इस केस को बंद नहीं करता, बल्कि लड़कियों के बयान को रिकॉर्ड में रखकर कंटिन्यू जांच करने का आदेश देता है। इसके खिलाफ ईसा फाउंडेशन सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जहां चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच हाई कोर्ट के आदेश पर तुरंत रोक लगा देती है और कहती है कि इस तरह की किसी भी जगह पर इस तरह आर्मी या पुलिस नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट दोनों लड़कियों का ऑनलाइन बयान भी लेती है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि दोनों लड़कियां अपनी स्वेच्छा से आश्रम में रह रही हैं। आपको बताते चलें कि 2007 में भी मिसेस कामराज ने हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की थी, लेकिन दोनों महिलाओं ने ओपनली मीडिया के सामने आकर बयान जारी किया कि वो यहाँ आश्रम में अपनी स्वेच्छा से रह रही हैं। This is regarding the allegation that our parents have given that we are staying here against our wishes and we've been forced to stay here. I would like to clarify that I'm here out of my own wish and my interest. उसके बाद ये केस बंद हो जाता है, लेकिन ये कोई पहला या आखिरी विवाद नहीं है। सदगुरु का विवादों से गहरा नाता है। ऐसा क्या है कि हर कुछ दिनों में रहकर ईशा फाउंडेशन और संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव विवादों में गिर जाते हैं? क्या है उन पर लगने वाले आरोपों की सच्चाई? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। सदगुरु जग्गी वासुदेव के ऊपर सबसे पहला आरोप लगता है उनकी वाइफ विजी की हत्या का, जो हर विवाद के साथ अपने आप दोबारा जिंदा हो जाता है। நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, இறந்த அன்னைக்கு அந்த போட்டோஸ் எடு, வெளியே ரிலீஸ் பண்ணு. 2000 பேர் இருந்தாங்களா ஃபியூனரல்ல பாப்போம் நம்ம. சூரிய உதயம் ஆவறதுக்கே வெயிட் பண்ணல. ரெண்டாவது உங்க ஜாதியில இந்த விஜிமா ஜாதியில 2 இடத்துலயுமே இந்த பழக்கமே இல்லை. புதைக்கிற பழக்கம் தான் இருக்கு உங்களுக்கு. எதுக்கு எரிச்சிங்க? அப்புறம் மகா சமாதி அடையிறவங்க யார் எரிச்சிருக்காங்க? இது வரைக்கும் ஜீவ சமாதி ஆனவங்கள புதைச்சிருக்காங்க. அதே சிட்டிங் பொசிஷன்ல வச்சு புதைச்சிருக்காங்க. मुट्टालाग्रे ஊரே। इनफैक्ट सदगुरु की पत्नी विजय कुमारी का निधन 23 जनवरी 1997 को हुआ। सदगुरु का दावा है कि उन्होंने महासमाधि प्राप्त की, जो योग की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। लेकिन उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद विजय कुमारी के पिता राघवाचार्य ने
फरवरी 1997 में पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने संदेह जताया कि उनकी बेटी की मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु नहीं है। हालांकि जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिला और मामला बंद कर दिया गया। इसके जवाब में कई बार सदगुरु ने कई मंचों पर जवाब दिया। Absolutely no controversy because it happened in the presence of people and हालांकि सोशल मीडिया और उनके आलोचक रह रहकर इस प्रश्न को बार बार उठाते रहते हैं। ईसा फाउंडेशन पर दूसरा बड़ा आरोप तब हाईलाइट हुआ जब द वायर की सुहासिनी अली ने 2017 में एक आर्टिकल लिखा, मीट द ट्राइबल वीमेन इन कोयम्बतूर हु इज स्टैंडिंग अप टू ईशा फाउंडेशन। इस लेख में एक आदिवासी महिला मुथम्मा की कहानी बताई गई, जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर क्षेत्र में रहने वाले इरुला समुदाय के सदस्य हैं। मुथम्मा ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दावा किया कि फाउंडेशन ने उनकी आदिवासी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। उनका कहना है कि इन जमीनों पर उनके पूर्वज रहते आए हैं और ये उनके लिए आजीविका और जीवन का एकमात्र साधन है। इस आर्टिकल के अनुसार फाउंडेशन ने वेटलैंड पर अनऑथराइज्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया। आदियोगी की प्रतिमा जरूरी अनुमति के बगैर बनाई गई, जिसमें लोकल इकोसिस्टम को हानि पहुंची। इन आरोपों के जवाब में ईसा फाउंडेशन ने 26 सितंबर 2017 को एक लिखकर सारे आरोपों का खंडन किया। लेख में बताया कि मुथम्मा ने मद्रास उच्च न्यायालय में ईसा फाउंडेशन के खिलाफ वेटलैंड पर कथित अवैध निर्माण के लिए मुकदमा दायर किया है। फाउंडेशन का कहना है कि कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ और मुथम्मा का बयान झूठा है। यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। एक प्राइवेट टीवी को दिए गए साक्षात्कार में मुथम्मा ने बताया कि उनके लोगों के लिए उस क्षेत्र में निवास करने के लिए कोई भूमि नहीं है और न ही रोजगार के अवसर है। फाउंडेशन का कहना है कि इसी कारण से मुथम्मा ने यह याचिका दायर की। हालांकि न्यूज लॉन्ड्री के प्रतीक गोयल ने 21 मई 2021 को पब्लिश अपनी रिपोर्ट में बताया कि ईसा फाउंडेशन ने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया। इसके लिए उन्होंने बाद में आवेदन किया, लेकिन नियम के अनुसार पेनल्टी के साथ साथ कोर्ट केस भी चलाया जाना अनिवार्य था। इसलिए ईसा फाउंडेशन ने पोस्ट कंस्ट्रक्शन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए दिया गया अपना आवेदन वापस ले लिया। आदियोगी मूर्ति के अवैध निर्माण के संबंध में ईसा फाउंडेशन ने बताया कि आदियोगी कोई इमारत नहीं है, बल्कि स्टील से बनी 112 फुट की एक विशाल प्रतिमा है, जिसके लिए सभी जरूरी अनुमतियां ले ली गई थी। जिला कलेक्टर, वन विभाग और बीएसएनएल से मिली मंजूरी के दस्तावेज इसके सबूत हैं। कलेक्टर ने जमीन का निरीक्षण कर इसे गैर कृषि उपयोग के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया, क्योंकि उस जमीन पर कई सालों से कोई खेती नहीं हो रही थी। ईसा फाउंडेशन पर अन्य अवैध निर्माण के भी आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन फाउंडेशन का दावा है कि उन्होंने सभी भवनों के लिए टीएनसीपी की मंजूरी प्राप्त कर ली है। फाउंडेशन के अनुसार ये झूठा दावा किया जाता है कि आश्रम एलिफेंट कॉरिडोर पर बना हुआ है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक यानी पीसीसीएफ ने स्पष्ट रूप से इस दावे को खारिज किया है। एक आरटीआई के जवाब में तमिलनाडु वन विभाग के अधिकारियों ने यह सत्यापित किया कि ईसा योग केंद्र वन भूमि या एलिफेंट कॉरिडोर पर नहीं बना है, बल्कि 100% पट्टे की भूमि पर बनाया गया। हालांकि अगस्त 2023 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डिप्टी डायरेक्टर आर राजगुरु ने मद्रास हाई कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता के द्वारा बताए गए 23 अलग अलग सर्वे संख्याओं के अंतर्गत आने वाली 20.805 हेक्टेयर भूमि में से 15.53 हेक्टेयर को वेटलैंड और 5.275 हेक्टेयर को बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उनके अनुसार इस कार्यालय में कलेक्टर एनओसी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनओसी, हाके एनओसी, फायर डिपार्टमेंट एनओसी आदि से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला है। और जब इक्कई पुलवम पट्टी के पंचायत से सत्यापित किया गया तो पाया गया कि पंचायत द्वारा भी कोई अनुमति जारी नहीं की गई है। अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर की बात सुनने के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के ज्वाइंट डायरेक्टर को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता और ईशा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के बाद यह सत्यापित करें कि सब कुछ नियमों के अनुसार है या नहीं। अदालत ने यह भी कहा कि यदि नियमों के अनुसार सब कुछ नहीं पाया जाता तो ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग और एनओसी के अनुरूप नहीं बने भवनों के संबंध में शीघ्र आगे कार्रवाई करें। फिलहाल इस केस में अभी कोई फाइनल आदेश नहीं आया है। खैर, विवाद यहीं खत्म नहीं होते, अभी भी बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि आज तक किसी भी केस में ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके आधार पर सदगुरु या ईसा फाउंडेशन को सीधे तौर पर दोषी ठहराया जा सके। आपकी क्या राय है इस विषय में जरूर बताइए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।